हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो यूपी में जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं उसमें 5 साल के बाद शिक्षक भर्ती होने जा रही है, लेकिन इस बार शिक्षक भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 2017 से पहले क्या होता था कि जितने भी माइनॉरिटी कॉलेज होते थे वो DIOS से जाकर ये कह देते थे कि ठीक है, हमारे यहाँ जो अध्यापकों के पद हैं वो रिक्त हैं, हम भर्ती करना चाहते हैं। वहाँ से उनको अनुमति मिल जाती थी और जिस भी कैंडिडेट को वो चाहते थे उस कैंडिडेट को अपने यहाँ वो शिक्षक रख लेते थे। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई तो इस प्रक्रिया को रोक दिया गया और 5 साल के बाद अब इस प्रक्रिया में संशोधन के साथ शिक्षक भर्ती को रिज्यूम करने के बारे में विचार चल रहा है। तो अब जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो एडेड माइनॉरिटी कॉलेज हैं अगर अपने यहाँ टीचर्स रखना चाहेंगे तो उसके लिए इनको बाकायदा डिक्लेयर करना होगा कि हमारे यहाँ शिक्षकों का जो पद है वो रिक्त है। इसकी सूचना वो लोग शिक्षा मंत्रालय को देंगे, शिक्षा निदेशालय को भेजेंगे और शिक्षा निदेशालय फिर क्या करेगा कि इस प्रस्ताव के आधार पर प्रदेश भर के जितने भी माइनॉरिटी कॉलेज होंगे जहाँ पर शिक्षकों के पद रिक्त होंगे उनकी पूरी सूची बनाकर एक एजेंसी का चयन किया जाएगा। ये एजेंसी परीक्षा लेगी, परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी करेगी और ये मेरिट लिस्ट फिर ये माइनॉरिटी कॉलेजों को भेज दी जाएगी। अब माइनॉरिटी कॉलेज जो हैं वो इसी लिस्ट में से अध्यापकों का चयन कर पाएंगे, यानी कि अब ये जो शिक्षक भर्ती होने वाली है माइनॉरिटी कॉलेज में ये बिल्कुल ओपन होगी। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट काम करता था उसका बहुत कोई खास अहम रोल नहीं रह गया है। जो अभ्यर्थी योग्य होंगे बस उन्हीं को यहाँ पर जॉब मिल पाएगी। और ये जो प्रक्रिया होगी यह मुस्लिम, ईसाई, जैन, बंगाली जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी में ये जो नियम है वो लागू रहेगा। तो एक अच्छी पहल है, ठीक है। मैनेजमेंट हालांकि इससे जो है तैयार नहीं है। मैनेजमेंट को लगता था कि हम जिस प्रकार से चल रहे थे हमको बिल्कुल उसी प्रकार से चलने दिया जाए, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए यह एक अच्छा फैसला है क्योंकि एक ओपन प्रतियोगिता होगी, एक खुली प्रतियोगिता होगी तो निश्चित रूप से जो लोग योग्य होंगे उन्हीं को जॉब मिल पाएगी। तो 5 साल के बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी एक अच्छी न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखिए यूपी में फ़िलहाल 1.25 लाख पद खाली हैं शिक्षकों के लिए। और बेसिकली क्या है यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। यूपी में समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जिसको PAB कहते हैं, तो PAB की बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए गए बयान में 2 विरोधाभासी बातें सामने आई हैं। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई अंत में विधानसभा में दिए गए जवाब में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना था। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। यानी कि यहाँ पर शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को भी शिक्षक में ही जोड़ लिया गया। तो इस प्रकार से कह दिया गया कि जो छात्र शिक्षक रेशियो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जैक्टली जो RTI डाली गई है, RT राइट टू एजुकेशन मानकों के अनुरूप बताया गया था। लेकिन फिलहाल अभी ये जो पद हैं 2022-23 की PAB रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के कुल लगभग यहाँ पर 1,26,028 पद खाली हैं। फिलहाल यूपी में लंबे समय से एक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की भी मांग हो रही है और समय समय पर जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए प्रयासरत हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन नई शिक्षक भर्ती कब आएगी इसके बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है। तो नेक्स्ट सुपर टेट की परीक्षा कब होगी अभी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। हालांकि शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर सरकार चाहे तो एक नई वैकेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो कुछ वर्तमान में स्थितियां हैं उसको देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये जो पद हैं वो कब तक भरे जाएंगे, कितना वक्त लगेगा। थोड़ा सा मैं अस्पष्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हालात हैं वो यही हैं। बाकी जो न्यूज़ चैनल हैं वो आपको बहुत सारी खबरें देते होंगे कि इतने पद आ गए हैं, इतने पद आने वाले हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो डेटा है वो यही है कि पद खाली हैं।
लेकिन वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये पद देर सवेर भरे ही जाएंगे, लेकिन कब भरे जाएंगे इसके बारे में पता नहीं। लेकिन मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अभी आप लोगों को कम से कम मतलब 4-6 महीने धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही नई वैकेंसी आ पाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी लगे रहिए आप लोग, बहुत सारी वैकेंसी जा भी रही हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड वगैरह में, तो उसकी तैयारी भी आप लोग करते रहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग करें, और भी वैकेंसी जा रही हैं उसमें भी आप लोग लगे रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, सलमान रुश्दी के बारे में आप लोग जानते होंगे, फिलहाल ये वेंटिलेटर पर हैं और इनकी जो स्थिति है वर्तमान समय में वो काफ़ी जो है नाजुक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द न्यूज़ इज़ नॉट गुड, द ऑथर्स एजेंट एंड्रयू वाइले सेड इन एन ईमेल अपडेटेड फ्राइडे इवनिंग। तो यहाँ पर इनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। 1988 में एक किताब आई थी द सैटेनिक वर्सेस, तो उस किताब में जो कुछ लिखा गया था उसके विरोध में धर्मगुरुओं ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया था। मुंबई में जन्मे ब्रिटिश अमेरिकी लेखक, देखो ये मूल रूप से मुंबई में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं सलमान रुश्दी। न्यूयॉर्क में इन पर कल एक हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे चौटाउक्वा इंस्टीट्यूशंस में रुश्दी का जब परिचय कराया जा रहा था, तभी पीछे से आए युवक ने उन्हें पहले मुक्का मारा, फिर वो छुरा घोंपने लगा। उन्हें गर्दन पर गहरी चोट है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इनके लीवर डैमेज हो चुके हैं और एक आंख इनकी जा सकती है। अभी तक की जो रिपोर्ट है वो यही बता रही है। मंच पर खून के कुछ छींटे भी नजर आए हैं। रुश्दी को कई वर्षों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। ईरान में उनके खिलाफ करीब 20 साल पहले मौत का फतवा जारी किया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो फुटेज में हमले के बाद लोग उनकी मदद के लिए दौड़ते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बताया कि हमलावर की जो उम्र है लगभग 25 साल है। उसने हमला क्यों किया या उसे किसी ने ऐसा करने के लिए भेजा था, पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी फिलहाल तो नहीं दी है। पुलिस ने हमलावर की तुरंत पहचान नहीं बताई। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने रुश्दी का उपचार करने के बाद एयर एम्बुलेंस से अस्पताल में पहुंचा दिया है। तो आपको बता दें कि 75 साल उम्र है सलमान रुश्दी की, और 75 वर्षीय रुश्दी को 1981 में आए उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला था। 1988 में एक किताब आई इनकी द सैटेनिक वर्सेस, उसको लेकर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। 33 साल से पहले उनके खिलाफ ईरान के धर्मगुरु ने मौत का फतवा जारी किया था। भारत समेत कई देशों में विवादित किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक है। तो गर्दन पर 10-15 वार किए गए। और यहाँ पर विवादित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस जो कि आई थी 1988 के लेखक और भारत में जन्मे सलमान रुश्दी पर शुक्रवार को जानलेवा हमला किया गया है। और इससे पहले अगस्त 1989 में भी लंदन में एक हमलावर ने पुस्तक में बम रखकर उनकी हत्या का प्रयास किया था। हालांकि रुश्दी तक पुस्तक पहुंचने से पहले ही बम फटने से खुद हमलावर मारा गया था। और ये जो किताब है द सैटेनिक वर्सेस, ये भारत समेत कई देशों में वर्तमान समय में भी प्रतिबंधित है। तो फ्रेंड्स यह एक न्यूज़ है और इसी क्रम में चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है तो आप निश्चित रूप से जॉनसन की जो प्रोडक्ट हैं उसका यूज, उसका इस्तेमाल आप लोग करते होंगे। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन टू स्टॉप सेलिंग टेल्क बेस्ड बेबी पाउडर ग्लोबली इन 2023। तो 2023 में जो जॉनसन एंड जॉनसन का टेल्कम पाउडर है, बच्चों वाला जो पाउडर है, वो अब नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो पाउडर है इसमें जो तत्व है एस्बेट्स, वो कैंसर कारक है। आपको बता दें कि 2020 से ही अमेरिका में यह पाउडर प्रतिबंधित है। अमेरिका में पाउडर नहीं बिकता है, लेकिन बाकी दुनिया में पाउडर खूब धड़ल्ले से बेचा जाता है। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी 2023 से पूरे विश्व में टैल्क आधारित बेबी पाउडर नहीं बेचेगी। इसे कैंसर कारक मान अमेरिका, कनाडा के लोगों ने खरीदना बंद कर दिया था। यहाँ कंपनी इस बेबी पाउडर को 2 साल पहले ही बंद कर चुकी है, लेकिन बाकी दुनिया में छोटे बच्चों और महिलाओं को यह खतरे में डालती रही है। इसे लेकर अमेरिका में हजारों मुकदमे हुए और 350 अरब डॉलर के मुआवजे देने के आदेश भी दिए गए। अब कंपनी ने बाकी दुनिया में भी इसे बंद करने की घोषणा कर दी है। कंपनी की पहचान रहे इस बेबी पाउडर का उपयोग सुरक्षित समझा जाता था। अब कंपनी ने कहा है कि वह मक्के के माड़ से बने पाउडर को बढ़ावा देगी।
तो अमेरिका में पाउडर की वजह से हुए कैंसर से मारे गए लोगों के परिजनों ने कुल 38,000 मुकदमे किए थे। इसमें कहा गया कि कंपनी के टैल्क आधारित उत्पाद में एस्बेस्टस है। मुकदमों में 22 महिलाओं के मामले में 200 करोड़ रुपए डॉलर का देने का आदेश हुआ था। कुल 350 अरब का मुआवजा कंपनी के ऊपर जो है मतलब देने की बात कही गई थी और 2020 में ही इसे अमेरिका में बंद किया गया। पीड़ित पक्ष के वकील बेन वेटिंग ने कहा कि दिवालिया प्रक्रिया की वजह से सुनवाई रुक गई है। अगर संघीय अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो पीड़ित पक्ष बिक्री रोकने के ताज़ा कदम को पाउडर से कैंसर होने के अपने दावे की पुष्टि के रूप में देख सकता है या उसको जो है दिखा सकता है। कंपनी का दावा है कि बिक्री रोकने के निर्णय से उस पर तत्काल असर नहीं होगा। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि वर्ष 2018 में सामने आया था कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी दशकों से एस्बेस्टस युक्त टैल्क उत्पाद बेच रही है और इस तत्व को कैंसर की वजह माना जाता है। कंपनी के आंतरिक दस्तावेज, मुकदमों में हुई गवाहियों और साक्ष्यों में सामने आया कि कम से कम 1971 से साल 2000 तक जांच में उसके उत्पादों में एस्बेस्टस मिलता रहा है। तो 128 साल से बिक रहा था एक नंबर उत्पाद। कंपनी 1894 यानी कि 1894 से जॉनसन बेबी पाउडर बेच रही है। यह उसकी पहचान बना और उसके परिवारों के लिए आदर्श उत्पाद के रूप में उसने इसको पेश किया था। फिलहाल अभी जो पाउडर है ये 2023 से दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब हम लोग अगली खबर पे। यहाँ पर खबरें कई सारी हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको लग रहा होगा कि सर आज ये कौन कौन सी न्यूज़ हमको बता रहे हैं जो कि हमारे कैरियर से जुड़ी हुई न्यूज़ नहीं है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं जो सेशन लेके आया करूँगा उसमें वो सारी चीज़ें रहा करेंगी जो कि देश दुनिया के बारे में, आपकी जीके के बारे में और आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उसको ये बढ़ावा देगी। फिलहाल और भी खबरें हैं और उन खबरों पे चलिए आगे बढ़ते हैं। वसूली के लिए धमकाया तो बैंक पर होगी कार्रवाई, ये खबर निकल के आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज वसूली एजेंटों द्वारा अनुचित प्रथाओं पर नकेल कस दी है। इसने शुक्रवार को उधारी देने वाले सभी संस्थाओं को सीधे तौर पर कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी हाल में वसूली एजेंट कर्ज लेने वालों को परेशान न करें। इसके बारे में भी कहा गया है कि ये जो एजेंट होंगे वो सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद फ़ोन नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। आरबीआई को 1 अप्रैल 2021 से 3 मार्च 2022 तक बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ ऐसी 7,813 शिकायतें मिली थी। तो आरबीआई ने इन एजेंटों से उपजी चिंताओं के मद्देनज़र ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि संस्थाएं ये सुनिश्चित करें कि उनके एजेंट कर्ज लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें। एजेंट न तो उधारकर्ता के दोस्तों न ही परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सकेंगे। तो ये भी एक खबर है। और फिलहाल एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है और न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी रहती है और पिछले 8 सालों में हाथी अभयारण्यों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। उन्होंने हाथी के संरक्षण पर लगे लोगों की सराहना की और उनके संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। पीएम ने ट्वीट में कहा कि हाथियों के संरक्षण की सफलता को भारत में मानव और पशुओं के बीच टकराव को कम करने और पर्यावरणीय चेतना को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों और उनके पारंपरिक ज्ञान के मिश्रण से किए जा रहे बृहद प्रयासों के नज़रिए से अवश्य देखा जाना चाहिए। हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देश में फिलहाल आपको बता दें तो 29,964 हाथी जो गणना हुई थी उसके मुताबिक, हाथियों की 2017 में जो गणना हुई थी उसके मुताबिक 29,964 हाथी हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में जो हाथी हैं वो लगभग 50 से 60 हज़ार हैं। यानी कि दुनिया भर में जो हाथियों की जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या 60% के आसपास भारत में ही निवास करती है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि संसाधनों के लिए स्पर्धा से मानव और हाथियों का संघर्ष बढ़ा है। हर साल हाथियों के हमलों में करीब 500 लोगों की मौत हुई है और प्रतिक्रिया में लगभग 100 हाथी भी मारे जा रहे हैं। तो केरल के पेरियार अभयारण्य में आयोजित कार्यक्रम में यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने हाथियों के हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। गौरतलब है कि देश में अभी तक 32 हाथी अभयारण्य थे, जिसमें आज से एक और अभयारण्य, इसका नाम होगा अगस्त मलाय हाथी अभयारण्य, तमिलनाडु को जोड़ा गया है। यहाँ करीब 1200 वर्ग किलोमीटर में हाथी अब निर्बाध विचरण कर सकेंगे।
तो एशियाई हाथियों की 60% आबादी भारत में। हाथी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को। और दुनिया में हाथियों की जनसंख्या लगभग 50 से 60 हज़ार। 2017 की गणना के अनुसार भारत में हाथी हैं लगभग 29,964। और देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि तिरंगे को शान से फहराइए अपने घरों पर, लेकिन जब 17 अगस्त बीत जाए तो उसे ससम्मान फोल्ड करके अपने पास ही रखिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है एडवाइजरी जारी हुई है कि खुले में 24 घंटे तक तिरंगा फहरा सकते हैं। तिरंगा हाथ से काता, बुना, ऊनी, सूती, खादी, पॉलिएस्टर से तैयार हो सकता है। जहाँ भी तिरंगा फहराया जाएगा उसे पूरे सम्मान के साथ फहराएं। तिरंगे को पानी में नहीं भिगोना है, न ही किसी प्रकार इसे क्षति पहुंचानी है। तिरंगे को इस प्रकार न तो फहराना है या बांधना है कि जिससे उसे क्षति पहुंचे। ध्यान दें, तिरंगे में केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। 11 से 17 अगस्त तक लगा तिरंगा इस अवधि के बाद सम्मानपूर्वक उतार लीजिए। तिरंगे को अपने पास पूरे सम्मान के साथ तह करके रखना है, न फेंकना है, न ही क्षति पहुंचानी है। तिरंगा आधा झुका, कटा और फटा नहीं होना चाहिए, इसे विधिवत ही फहराना चाहिए। तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत कुछ बातों को ध्यान में रखा गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गाइडलाइन तैयार की गई है। जहां भी तिरंगा फहराया जाएगा वहां इसके प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर सेल्फी विद तिरंगा के लिए टीम तैनात की गई है। शासन की ओर से सेल्फी विद तिरंगा की गाइडलाइन आने के बाद जिलाधिकारी ने टीम गठित कर दी है। जिले में वो स्थान जहां पर आम नागरिकों का सामान्य तौर पर आवागमन होता है, उन सभी जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। जिले के सभी मॉल्स, सभी प्रतिष्ठानों में सेल्फी पॉइंट्स बनाने का आदेश शासन की ओर से आया है। प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम की ओर से आदेश दिया गया है कि सेल्फी विद तिरंगा के लिए स्थान चिन्हित करने, वहाँ पॉइंट बनाने का निर्देश दिया गया है। जो लोग सेल्फी लेंगे वो www.harghartiranga.com पर इसे अपलोड करेंगे। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने बताया कि प्रमुख चौराहों, शॉपिंग मॉल्स, शहीद स्मारक, महापुरुषों के स्मारक, विश्वविद्यालय, कॉलेज, बाजार, पुरातात्विक स्मारक पार्क में आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। शीघ्र मिलेंगे आपसे हम एक नए सेशन में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीटी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रतिदिन मॉक टेस्ट और क्लासेस इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो नियमित रूप से पार्टिसिपेट करिए और बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। ऐसा नहीं कि जब वक्त आएगा तब आप पढ़ेंगे। तो अभी से वक्त निकालिए ताकि जब वक्त करीब आ जाए तो आपको बस रिवीजन करना हो। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हिस्ट्री की जो क्लास है वो लगाई जा रही है। हिस्ट्री में हमने सबसे पहले सिंधुकालीन सभ्यता और वैदिक काल को पढ़ लिया है और एनसीईआरटी की बुक्स भी डिस्कस की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ डिमांड रखते हैं एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाए, मुख्य सेविका का जो पाठ्यक्रम है उसको भी कवर किया जाए और बाकी परीक्षाओं के। तो आप सोचिए कि एक दिन में कितनी क्लासेज हो सकती हैं। मैक्सिमम 2 क्लासेज हो सकती हैं। तो 2 क्लासेज में सारे पाठ्यक्रम, यानी कि हर परीक्षा के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल सकती है। इसलिए अल्टरनेट डे पर आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिलती रहेगी। जैसे कि आज जो मॉडल टेस्ट आएगा वो मुख्य सेविका के लिए होगा, ठीक है। और इसके बाद शाम को हम करंट अफेयर का सेशन लेकर आएंगे और आज शाम को जो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे उसमें हम जुलाई माह का करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर पीटी परीक्षा, आरओ, बीईओ, अक्टूबर के बाद होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एलटी ग्रेड वगैरह में भी आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।